आज से मैं अपना इस चैनल पे अपने पढ़ाई को, अपने पढ़ाने के तरीके को कुछ अलग अंदाज में पेश करूंगा। आइए शुरू करते हैं आज की ये कक्षा, जिसमें मैं गोधली पुस्तक है जो बिहार बोर्ड में चलती है। ये ठीक है, ये 9th कक्षा की पुस्तक है। हरीश्वरनाथ रेणु जी की रची हुई कहानी है लाल पान की बेगम, जो इस पुस्तक के 4थे अध्याय में है। आइए हम एक लाइट ग्लांस, एक हल्की झलक देखते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु कौन थे। ऐसे इनको आंचलिकता का जनक माना जाता है। अररिया जिले में इनकी पैदाइश हुई थी 4 मार्च 1921 को। प्रारंभिक शिक्षा इनकी अपने गांव में ही हुई थी और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ऐसे तो मेरी समझ से आंचलिकता का जनक शिव पूजन बाबू को कहना चाहिए, क्योंकि 1925 में उनकी देहाती दुनिया प्रकाशित हो चुकी थी। और फणीश्वरनाथ रेणु जी का जो जन्म है वो 4 मार्च 1921 को होता है। लेकिन अब हिंदी साहित्य के विद्वानों ने ये माना कि आंचलिकता के जनक फणीश्वरनाथ रेणु जी ही थे। शिवपूजन सहाय दीप द्वारा रचित देहाती दुनिया को आंचलिकता की पूर्व पीठिका के रूप में व्याख्यायित किया गया है। तो हम जैसे लोग इस पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि शिवपूजन बाबू ही आंचलिकता को उस स्तर तक ला चुके थे जहां से उस पे एक महल बनाया जा सके, और महल बनाने का काम फणीश्वरनाथ रेणु जी ने बखूबी किया। तो आइए, लाल पान की बेगम पढ़ने से पहले फणीश्वरनाथ रेणु जी की जी का जो परिचय दिया हुआ है, हम कहते हैं कि आयुषी से पढ़े। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म ओराही हिंगना नामक गांव जिला अररिया बिहार में 4 मार्च 1921 को हुआ। जो बिहार का अपना कहाँ इसको अररिया पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र में लगभग अररिया जिले में इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 को। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? गढ़बनौली सिमरबनी अररिया। उनका गांव है अररिया जिले में ही सिमरबनी जो जगह है वहीं पे इन्होंने पढ़ा था। फिर फारबिसगंज में तथा माध्यमिक शिक्षा विराटनगर नेपाल के विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में हुई। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा में क्या अंतर समझती? तुम चलो उसको मत सोचो, क्या है प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा? शुरुआत से करते हैं, माध्यमिक जो बीच का शिक्षा। हाँ, तो प्रारंभिक शिक्षा हम लोग आमतौर पे 1 से 5 मानी जाती है, और 6 से 12 वाली जो पढ़ाई है वो माध्यमिक शिक्षा है। ऐसे भी देखो ना, माध्यमिक स्कूल, इसको अभी जो बिहार बोर्ड के स्कूल्स है उनका लगभग नाम ही है वही है, माध्यमिक विद्यालय लिखा जाता है। हाई स्कूल जो अभी आपके यहाँ है 10+2 तक अपग्रेडेड हो गया है। हाँ, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय ही उनका वास्तविक नाम होता है। चलिए, उसके बाद तुम शिक्षा। रेणु ने 1942 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका 1942। सेनानी का मतलब क्या? बोलो जो जानती है, कोई दिक्कत नहीं है। आमतौर पे सेनानी तो लोग यूज करते हैं, लेकिन सेनानी क्या? सैनिक। लेकिन वो सैनिक जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ा वो सेनानी है। ठीक है, चलिए। भारतीय संग्राम में प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई। 1950 ईस्वी में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहां की सशस्त्र सेना, क्रांति और राजनीति में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। देखिए, हम बताए ना, अररिया जो है वो लगभग नेपाल से सटा एरिया है। तो ये नेपाल से सटा होने की वजह से नेपाल में जो क्रांति हुई उनमें भी इनकी भूमिका रही। कवि, लेखक, ये जो होते हैं ये भावुक व्यक्ति होते हैं, और ये कवि और लेखक कोई इसीलिए बनता है कि सामाजिक जो कुरीतियां है, सामाजिक ताना बाना है, जो रूढ़िवाद है या समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति जब
कलम चलती है, अंदर से भाव पैदा होता है और उसको कलम के द्वारा जो लिख देता है वो लेखक है, जो नहीं लिखता है उसके अंदर भाव ऐसे ही आते जाते रहते हैं। तो ये चूंकि लेखक थे, इनके अंदर वो, एक तरह से मैं समझता हूं कि लेखक का मतलब क्या, विद्रोही, जिसके मन में सामान्य व्यवस्था के प्रति विद्रोह हो, सबके मन में होता है, लेकिन जिसने अपने मन के विद्रोह को कागज के श्वेत पटल पे लिख दिया और लोगों ने पढ़ा और उसे पहचान दी, तो वो लेखक बन जाता है। तो इन्होंने अपने समय में नेपाली क्रांति में भी बहुत योगदान दिया था। राणाशाही के खिलाफ वहां जनता में जो आक्रोश था, उसमें भी ये सक्रिय रूप से साझेदार बने थे, उसमें भाग लिया था। फणीश्वर नाथ रेणु दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। दमन क्या है बताए थे ना, दमन यानी दबाना। तो सरकार जो दमन चक्र चला रही थी, दमन कर रही थी, मान लीजिए कि आपका अधिकार है कि आपको उचित शिक्षा मिलनी चाहिए, आपको उचित स्वास्थ्य मिलना चाहिए, आपने सरकार को वोट दिया, सरकार आई, सरकार व्यवस्था में है और आपको यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, तो आप अगर इसके लिए अनशन करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और आपको मारा पीटा जाता है, आपको वहां से भगा दिया जाता है, आपको जेल में डाल दिया जाता है, तो ये क्या है, ये दमन है। ये दमन है कि आपके जो अधिकार हैं उनको नहीं दे दिया जा रहा है और आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। और शोषण क्या है, शोषण यानी सताना, आपका जो अधिकार है वो फिर वापस हम छीन रहे हैं। तो शोषण कई तरह का हो सकता है, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण। चलिए, सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने पद्मश्री की उपाधि को त्याग कर दिया था। भारत सरकार द्वारा इनको जो आम जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, 4 हम जो बताए हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, तो इनको पद्मश्री मिला था, इन्होंने पद्मश्री को त्याग दिया था, वापस कर दिया था भारत सरकार को कि हमको नहीं चाहिए आपका पद्मश्री। 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। कितना साल जिए? 21 से 77 लगभग 56 साल। 21 से 77, 56 साल, चलो ठीक है। हिंदी कथा साहित्य में जिन कथाकारों ने युगांतर उपस्थित किया है, युगांतर, युग में अंतर पैदा करने वाला, युगांतर, युगांतकारी, युग का अंत करने वाला सब। आप जैसे ही उसका संधि विच्छेद करते हैं, 2 शब्द आते हैं और दोनों शब्द से मिलके बना है, तो बहुत चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि ये वास्तव में है क्या। युगांत यानी कि युग का अंत करने वाला, यानी कि नए युग का शुरुआत करेगा कोई, युग का अंत करेगा। तो ये कहानी में कहानी ही लिखे हैं, लेकिन अब प्रेमचंद की कहानियों से इतर इनकी कहानियों में आपको आंचलिकता के दर्शन होंगे, मतलब देहात, वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का चाल ढाल, वहाँ का रहन सहन, ये इनकी किसी भी कहानी को आप उठा के पढ़ोगी तो खूब अच्छा से नुमाया होगा। सिरचन की बात चली थी 8वें या 9वें या 10वें किसी क्लास में, इन्हीं की रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की ही सिरचन, जिसमें आप लोग देखेंगे कि एक कलाकार है जो शीतल पाटी बनाता है। शीतल पाटी समझती हो ना? अरे अभी हम लोग जो ये क्या बहुत खरीदते हैं, चटाई देखती हो ना, तब चटाई तो प्लास्टिक का आ रहा है, पहले चटाई कुश से बुना जाता था। कुश पे भी एक दिन चर्चा हुई थी। वो जो एक घास होता है उसका गोल गोल उसमें से निकाल के, तो ये उसका अच्छा कलाकार था। और अपने गांव में किसी सभ्य परिवार में उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, मीनू शायद नाम है बेटी का, तो उसकी शादी के लिए वहां के लोगों ने इसे बुलाया है कि तुम मेरे बेटी के लिए अच्छी अच्छी शीतल पाटियां भून दो ताकि ये अपने ससुराल लेके जाएगी। वहां उनके यहाँ कुछ बनता है खाने के लिए, तो ये थोड़ा सा सिरचन जो है चटोर है, लेकिन उसकी चाची या बड़ी मम्मी कुछ इसको कह देती है कि कामचोर है। केवल चटोर है, कामचोर है, खाने के चक्कर में ही पड़ा रहता है और ये चीजें उनको सिरचन को भाती नहीं है, वो काम छोड़ के चला जाता है। लेकिन इसमें एक मानवीय पक्ष ये दिखाया हुआ है कि वो काम छोड़ के चला जाता है, लेकिन उसके मन में है कि इसमें मीनू की क्या गलती थी, या मेरी मीनू बिटिया जब अपने मायके से ससुराल जाएंगी तो वहां उनकी
बुराई होगी और हमने तो गुण के दिया नहीं। तो ये यहाँ एक कलाकार की जो भावना है या उसके सोच का तरीका है वो दिखाया है लेखक ने कि वो अपने पैसे से शीतल पाटी बुनता है, उनके घर जाता भी नहीं है। जब मीनू की क्या नाम है, शायद मीनू ही है, मतलब जब लड़की की विदाई होती है तो गांव के बाहर खड़ा रहता है शीतल पाटी लेके और वो शीतल पाटी उसको गिफ्ट करता है, उपहार स्वरूप दे के आता है। तो लेखक कहानी यहीं खत्म करता है। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ जिसको आप चटोर कह रहे हैं, कामचोर कह रहे हैं कि काम नहीं करता है, वो व्यक्ति अगर काम नहीं करना होता तो पैसे बचाने के लिए नहीं आदमी काम नहीं करता है कि मैं ज्यादा दिन तक काम करूंगा, इनके यहाँ ज्यादा दिन काम करूंगा ज्यादा काम मिलेगा। काम चोरी का अर्थ तो यही है। तो वो व्यक्ति अपना पैसा लगा के अपने से खुद सामान बुनता है, उसका कोई चार्ज नहीं लेता है और जाके वो उसे गिफ्ट करता है। तो ये इसमें भी आपको देहाती दुनिया के ही दर्शन हो रहे हैं कि समाज में उस समय क्या व्याप्त था, देहात की परिस्थितियां कैसी थी, लोगों में सोच का तरीका क्या था, उनका जीवन का स्तर क्या था। हमको आपसे दुश्मनी है, आपकी बेटी से दुश्मनी नहीं है, बेटी समाज की है, वो पूरे गांव की है और उसकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है। इस सोच पर प्रतिष्ठित थे पहले के लोग। चलिए, तो इन्होंने युगांतकारी काम किया। पढ़ो। प्रस्तुत कहानी लाल छोड़ देगी, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्या क्या लिखे हैं ये पर थोड़ा सा पढ़ो, फोकस कर लो। उन्होंने कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज आदि बताए थे ना संस्मरण क्या है, विधाओं की नई ऊंचाई की। यानी कि केवल कहानियां नहीं लिखते थे, उपन्यास भी लिखे, संस्मरण भी लिखे। संस्मरण याद से लिखना, पहले हम कहीं गए और उसकी याद जो है हम उसको अगर कलमबद्ध कर रहे हैं तो वो मेरे लिए संस्मरण है। उसके बाद से रिपोर्टाज और क्या है, रेखा चित्र। रेखा चित्र भी हम बताए थे। रेखा चित्र शब्दों से रेखाएं खींचना। महादेवी वर्मा का घीसू सबसे अच्छे, घीसू, गीलू भी है, बदलू भी है, शायद उन्हीं का लिखा हुआ है। उसके अलावा राम वृक्ष बेनीपुरी को सबसे अच्छा रेखा चित्रकार माना जाता है। और उनका कौन एक हम भूल रहे हैं, कोई मुस्लिम नाम था, कौन काका का। अच्छा चलो कभी याद आएगा तो बताएंगे। हाँ, उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को पढ़ दो। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मेला आंचल, मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, दीर्घ कलंक तपा, मुक्ति, कलंक, जुलूस, पलटू बाबा रोड। उपन्यास में ठुमरी, अग्निखोर, परती परिकथा। ठुमरी सब ऊपर वाला उपन्यास था। ठुमरी, अग्निखोर, आदम रात्रि की एक महर, एक श्रावणी की दोपहर की धूप, ये सब कहानी संग्रह है, हम लोगों ने पढ़ा है। चलो, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, ऋण जल धन जल, ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध। ये सब संस्मरण है। अभी जो तुम पढ़ रही हो, ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, अश्रुतपूर्व, श्रुत अश्रुत पूर्व, जिन्हें सुना गया या नहीं सुना गया कथा। चलो और पढ़ो। हिंदी में रेणु का वास्तविक उदय 1954 ईस्वी में प्रकाशित उनके बहुचर्चित उपन्यास मेला आंचल। यानी कि लगभग 31 साल 33 साल लग गया उनको स्थापित कथाकार बनने में। उनकी पहली जो क्या कहा है कृति, जिसको बहुत मान सम्मान मिला समाज में, वो मैला आंचल थी। तो इनका 21 का जन्म था 1954 में, यानी कि लगभग 33 वर्षों में ये अपने आप को स्थापित कर पाए या वैसी कोई कथा या कहानी या उपन्यास आया जो इनको लाइमलाइट में लाया। 1954 ईस्वी से बहुत पहले 1936 ईस्वी में ही उनकी पहली कहानी बट बाबा एक साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुकी थी। पत्रिका आती थी विश्वामित्र करके, जो साप्ताहिक पत्रिका थी। 1936 में ही इनकी पहली कहानी बट बाबा उसमें प्रकाशित हो चुकी थी। मेला आंचल ने हिंदी कथा साहित्य में आंचलिकता को एक परिभाषित अभिधा दी। अभिधा कह नहीं रहे कि मतलब कि आंचलिकता का जनक इनको माना जाता है। एक नया कहानी का क्या कहा जाए परिदृश्य इन्होंने पैदा किया। कहानी के क्षेत्र में
एक नया आयाम गढ़ा इन्होंने कहानियों को। अब उनकी आंचलिकता के लिए, किसी एक खास विशेषता के लिए नजरिया बदल गया लोगों का। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रेमचंद की कहानियों में आंचलिकता नहीं थी, लेकिन इन्होंने उसको क्या कहा जाए, मेन रेसिपी होता है ना कि क्या लेके बना रहे हैं, तो इनकी रेसिपी आंचलिकता हो गई कि इनकी कहानियों में आप अगर खोजने जा रहे हैं तो आंचलिकता खोजना नहीं है, आपको आंचलिकता के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। चलो, उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों की कहानी मनोरम कलाकृतियों से रेणु ने गांव की धरती का जो चित्र खींचा है वह अमिट छाप छोड़ जाता है। अमित छाप, ऐसा छाप जो कभी न मिटे। और गांव की क्या लिखा, उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों की अपनी मनोरम कलाकृतियों से रेणु ने गांव की धरती का जो चित्र खींचा है वह अमिट छाप छोड़ जाता है। जैसे कथा के दो ही रूप है ना, अगर एक तरह से देखा जाए तो मुख्य कथा या तो कहानी हो सकती है या उपन्यास हो सकता है। कहानी छोटी कथा और उपन्यास एक ही कथा पूरी किताब में, यही उपन्यास है। तो कह रहा है कि इन दोनों कथा रूपों ने उन्होंने विशेष स्थान प्राप्त किया, विशेष छाप छोड़ी। छाप छोड़ा मतलब एक अलग, हाँ, अपना एक अलग निशान बना लेना। मैंने अब आप हमको उसी काम के लिए जानिए कि ये हमारी विशेषज्ञता है। तो इन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों कथा रूपों में ग्राम्य जीवन का ऐसा सुंदर वर्णन किया है कि आप उसको भूल नहीं सकते। चलिए, रेणु ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांव की संपूर्ण अंतर्विरोध और अंगड़ाई लेती हुई चेतना को जीवंत कथा रूप दिया। दो चीजें हैं, देखो, अंगड़ाई लेती हुई चेतना और उसके पहले का शब्द क्या है, संपूर्ण अंतर्विरोध। हाँ, गांव के जो अंतर्विरोध हैं, दो लोग जब रहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उनके दोनों के सारे विचार एक दूसरे से मिलते हों। तो गांव के लोगों में भी हजारों लोग रह रहे हैं, तो ये नहीं है कि उनका सारे लोगों का एक ही मानना है, एक ही मत है। तो अंतर्विरोध समाज में रहता है, एक दूसरे का के विचारों का विरोध रहता है, कोई किसी से मुतासिर ना हो, सहमत ना हो। तो कह रहे हैं कि गांव का अंतर्विरोध और तरुणाई की क्या लिखा है, अंगड़ाई, ठीक है, इन दोनों चीजों का बड़ा सुंदर समन्वय स्थापित किया है उन्होंने लेखन में। यानी कि आपको गांव में व्याप्त जो एक दूसरे के प्रति अंतर्विरोध है, मतलब अंतर्विरोध मतलब क्या, आप में और हम में जो विचारों में एकता नहीं है, मतैक्य नहीं है, उसको, और उस समय की उभरती हुई जो तरुणाई का मतलब क्या, जवानी, ठीक है। तो इन चीजों का मतलब कथा में सुंदर समावेश उन्होंने किया है। अंतर्विरोध और वहां की जनता की प्रबुद्धता, उस समय के जो कुछ क्या जागरूकता, उस दोनों को मिला के कहानी लिखना। उनके गांव में एक तरफ पुरातन जड़ता यानी वही पुरानी चीजों के प्रति आग्रह, कि हम जैसे रूढ़िवाद, पुरातन के प्रति जड़ता यानी रूढ़िवाद, ठीक है, और नवीन गत्यात्मकता की टकराहट है। गत्यात्मकता यानी जो गति की अवस्था। तो जड़ व्यक्ति कौन होगा, जो पुराने विचारों को मानेगा, वो जड़ है, और जो आज की वर्तमान व्यवस्था के साथ चल रहा है, कहा जा सकता है कि ये गत्यात्मक है, इनमें गति है, मतलब मॉडर्नाइज्ड और पुरातनपंथी, इन दोनों के बीच उन्होंने अपनी जो टकराहट थी वहां, उसको भी बढ़िया शब्द दिया है, उसको भी अपने शब्दों से एक अच्छा स्थान देते हुए कहानी में उनको विभिन्न राजनीतिक आंदोलन के अंतर्विरोध, बिरादरीवाद की कड़वाहट। बिरादरीवाद की कड़वाहट, बिरादरीवाद क्या है, अभी चुनाव बीता है, जातिवाद समझती हो ना। जातिवाद तो हो गया कि पहले जातिवाद होता था कि अगर एक ही, मतलब क्या कहा जाए, ध्रुवीकरण करना है तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, और जहां हिंदू मुस्लिम नहीं होना है, खाली हिंदू ही हिंदू है, अब वहां से वोट लेना है, तो क्या किया जाता है,
देखेंगे कि किस जाति की प्रमुखता है, सबसे ज्यादा कौन जाति के लोग हैं। राजपूत है, गुंजार है, कुर्मी है, अवधिया है, कोयरी है। तो जिस जाति की प्रमुखता है, अब उसमें जातिवाद का जहर बोएंगे। बाबा जी जीती हैं, कोयरी हुआ इनका से जीता हुआ, इनको वोट देना है। अब कोयरी अस्मिता कि कोयरी ये आपका है, कोयरी है, इनको जिताइएगा तो आपका अपना जाति बिरादरी मजबूत होगा। तो ये तो जातिवाद हो गया। उसमें भी होता है बिरादरीवाद, जाति में भी। अब किसका कौन कहाँ रह रहा है, तो ये मेरी अपनी बिरादरी है, तो वो कह रहा है कि जातिवाद का ही और सूक्ष्म रूप है बिरादरीवाद। तो कह रहा है कि उस समय जो बिरादरीवाद की जो कड़वाहट थी और समाज के जो अंतर विरोध थे, उन सबको इन्होंने अपने लेखन में समाहित किया है। क्या कह रहा है कि उनके गांव में एक तरफ पुरातन जड़ता और गत्यात्मकता की टकराहट थी। हर जगह होता है कि नए पुराने लोगों के विचारों में मत भिन्नता होती है। विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के अंतर विरोध थे। उस समय हम लोग आजाद नहीं थे, गुलाम थे, तो राजनीतिक आंदोलन होते रहते थे, उसमें भी लोगों में अंतर विरोध था। बिरादरीवाद की कड़वाहट थी। हर जाति में भी बड़े छोटे लोग होते हैं ना, तो तुम मेरे बिरादरी के हो, तुम मेरे बिरादरी के नहीं हो, ये बिरादरीवाद भी था। जो दूसरी तरफ इनके बीच बजती हुई लोक संस्कृति की सहनाई भी है। देखो कितने कितने अच्छे शब्द हैं। इन सबको आप एक तरफ तो हल्ला मान लो, ठीक है, और निगेटिव नजरिए से देख लो या सकारात्मक रूप में ले लो। कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है ये नए लोक संस्कृति के लिए सहनाई की तरह है। यानी कि इन सारे अंतर विरोधों, सारे टकराहटों, सारे पुरातन और नवीन विचारधारा वाले लोगों को एक साथ लेके और उस धुन को ये लोक संस्कृति की सहनाई बता रहे हैं। यही हमारी असली लोक संस्कृति है। और इसी धुन पे हम चाहें तो आगे अपना नया गीत, नया गान, नया महल तैयार कर सकते हैं। चलिए बढ़िए। प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। ग्रामीण परिवेश की कहानी है, यानी ग्रामीण क्षेत्र की कहानी है। ऐसा परिवेश जिसमें ग्राम में ज्यादा है, ग्राम में जीवन, गांव का जीवन। नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग रेशे की गहराई संवेदना के साथ प्रकट किया है। अच्छा, इसका तो जो लाल पान की बेगम है, इसका निहितार्थ जो मुख्य उद्देश्य है, चाहे कहानी का जो मुख्य भाग है, वो किस पे आधारित है। इसमें लोग नाच देखने जाने वाले रहते हैं, और जो लाल पान की बेगम है शायद बिरजू की माँ, बिरजू ही इसमें मुख्य पात्र है। तो बिरजू की माँ का जो पति है, मैं एक लाइट ग्लांस दे देता हूँ फिर पढ़ाता हूँ कि बिरजू की माँ का जो पति है वो पहले तो किसान, उस समय लोग दूसरे के अंदर में काम करने वाले ही होते थे, कि मतलब कि अपनी जमीन बंधक समझते हो ना, किसी को पैसा लेके आप दे दिए तो आपकी जमीन बंधक हो गई, तो आप उस जमीन के वास्तविक मालिक नहीं रहे। अब आपकी जमीन है लेकिन मेरे पास बंधक है कि आप मेरा 10 बीघा चाहे 10 कट्ठा जमीन ले लीजिए और मुझे 5,000 रुपया दे दीजिए। तो जब तक आप 5,000 रुपया मुझे नहीं देते हैं, जमीन का मालिकाना हक मेरे पास है। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जमीन आप हमको दे दो, हम आपको पैसा दे देते हैं, और जमीन को आप ही जोतेंगे, बोएंगे, उसमें से जो फसल पैदा होंगी आधा आप लेंगे, आधा हम लेंगे। तो ये जो बंधुआ मजदूरी वाली प्रथा हो गई है, तो वो बंधुआ मजदूर से अभी अभी सामान्य किसान बना था। यानी अब अपनी जमीन वो छुड़ा चुका था, अब अपनी जमीन की खेती वही करता था और उसका लाभ घाटा उसी को मिलता था। तो नया नया किसान बना था बंधुआ मजदूर से। तो अभी इसके पास 2 जोड़ी बैल, मतलब 1 जोड़ी बैल नहीं थे, और बिना 1 जोड़ी बैल के न आप खेती कर सकते हैं और न ही उस समय बैलगाड़ी चलती थी। तो बैलगाड़ी भी नहीं चलेगी, एक बैल थोड़ा खींचेगा। तो इन कहीं नाच का प्रोग्राम है, और बिरजू की माँ जो है तो वो चाहती है कि हम नाच देखने जाएं। तो बैलगाड़ी कहाँ से आएगी, एक बैल कहाँ से आएगा। तो ये बैलगाड़ी मांगने के लिए बगल के गांव में सभी लोगों से मांगा, किसी ने नहीं दिया। तो बगल के गांव में कहता है कि जा रहा हूं मैं, बैलगाड़ी मांग के लाता हूं। और इधर बच्चे खुश हैं कि आज नाच देखने जाना है। अगल बगल भी जानकारी हो गई है कि नाच देखने जाना है। उसी में कोई बुढ़िया है, चाहे जंगी की पतोही आएगी, मखनी पुआ आएगी। इन लोगों ने उससे पूछा, कटाक्ष के रूप में ये लेती है कि कब जाओगी, अभी तक गाड़ी नहीं आई। तो उन लोगों से ये झगड़ा कर लेती है, लड़ाई कर लेती है।
और खाना वाना नहीं बना के ये सो जाती है। लेकिन जैसे ही कुछ देर बाद बैलों की घुंघरू सुनाई देते हैं, पहले बैलों के गले में घुंघरू बनता था, तो बैलगाड़ी चल रही है तो घुंघरू की आवाज आ रही है, तो जब इसे लगा कि मेरा पति अब बैलगाड़ी लेके आ गया, तुरंत उठती है, बच्चों को जगाती है और जल्दी जल्दी सब कुछ करने लगती है। और उसी जंगी की पतोहू और मखनी बुआ से छुप जाती है। वो अब पूरा हम विस्तार से नहीं बता रहे हैं, मतलब कि जो इसका एक कहानी का प्लॉट है, जो कहानी जैसे चलती है, उसके बाद से उन लोगों को भी बुला लेती है कि आप लोग भी मेरे साथ चलो नाच देखने। तो ये दिखाता है कि देहात में, ग्राम्य जीवन में झगड़ा या किसी से मनमुटाव वो अस्थायी नहीं होता है। उन लोगों का दिल इतना स्वच्छ होता है कि तुरंत झगड़ा हुआ और हमने अपना कह दिया, आपने अपना कह दिया, और कुछ देर के बाद परिस्थितियां बदली, फिर एक दूसरे के साथ उसी प्रेम भाव से तो ये लोग नाच देखने जाते हैं। यही इस कहानी का मुख्य क्या कहा जाए, प्रतिपाद्य है। इसमें यही कहानी का जो गांव में लोग बाग कितना देर कर